नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं और किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बात करें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर की क्वेश्चन की, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी या फिर पीसीएस या फिर किसी भी एसएससी, ईपीआई, ईपीएफओ या सीडीएस, किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर सिलेबस जनरल स्टडी और करंट अफेयर का पोर्शन है उस एग्जाम में, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर पा रहे हैं, या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे, अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कुछ लैक हो रहा है। तो उस चीज को रियलाइज करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और उन पॉइंट को नोट करिए कि कहां आप लीक कर रहे हैं, कहां आपकी प्रिपरेशन में ब्रेक हो रहा है, फिर उस टॉपिक को रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्मिसिटी इन इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में सिस्मिसिटी का मतलब होता है जो भूकंप आने से जो पहले की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी रिसेंटली आपको पता लगा होगा कि दिल्ली में 2 बार भूकंप आए थे, मतलब ज्यादा बड़े लेवल के तो नहीं आए थे, बहुत हल्के लेवल का, जो कि महसूस भी नहीं हुआ था। और कुछ लोग प्रिडिक्शन करने लगे कि थर्ड भूकंप जब आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, तो उस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है और ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, इंडिया हैज द 5 सिस्मिक जोन बेस्ड ऑन साइंटिफिक इनपुट रिलेटेड टू सिस्मिसिटी एंड टेक्टोनिक सेटअप ऑफ द रीजन। यानी कि हमारी कंट्री में बताया जा रहा है कि 5 तरह के सिस्मिक जोन में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है। यानी कि एक तरह से साइंटिफिक मेथड है ये, एक तरह से कि पूरी कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया है उसके लैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, 5 तरह के भूकंप जोन के हिसाब से। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिचर स्केल मेजर द विजुअल डैमेज कॉस्ड बाय द इवेंट। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जिसमें जो स्केल गिवन होता है, यानी कि ये सिस्मिक मीटर है, इसमें जो भी स्केल गिवन होता है उस स्केल के हिसाब से अगर हम बात करें, यानी कि जितना हाइयर अगर वैल्यू दी जा रही है भूकंप की, यानी कि अर्थक्वेक की, तो इट मींस ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है आपसे कि बोथ 1, 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने समझा दिया आपको, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, एक बार चेक करिए अपने आप को अटेम्प्ट करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ कि जो दोनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत गिवन है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, अब ये समझ लेते हैं। जैसे आपसे ये बोला गया था कि हमारी कंट्री को 5 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, ये गलत हो गया। 5 नहीं बल्कि 4 सिस्मिक जोन में हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है, और वो जोन है जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। यानी कि ये एक तरह से किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, साइंटिफिक इनपुट के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि सिस्मिसिटी या अर्थक्वेक अकरेंस की जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके डाटा के हिसाब से हमारी कंट्री को 5 की जगह 4 टाइप ऑफ सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है कि यहाँ पे जो भूकंप आने की जो संभावना होती है उसके आधार पे हमारी कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो, यानी कि सिस्मिक जोन फर्स्ट ना होकर के यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, 2nd जोन है, 3rd जोन है, 4th जोन है और 5th जोन है हमारी कंट्री में। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इस वजह से गलत हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट से पहले कुछ बेसिक चीजें वो हमें समझ लेना ज्यादा जरूरी है। तो जब भी भूकंप, यानी कि भूकंप बोल लीजिए या अर्थक्वेक बोल लीजिए, तो इसे जब स्केल को मेजर किया जाता है, तो जैसे इसमें बोला था जितना हाइयर डैमेज होगा, यानी जिसको अगर रिक्टियल स्केल पे अगर हाइयर वैल्यू आ रही है, इट मींस सबसे ज्यादा डैमेज होगा। ये बात आपको बोली गई थी। तो पहले ये समझ लेते हैं ये रिक्टर स्केल है क्या। तो भूकंप यानी कि भूकंप या अर्थक्वेक को मेजर करने का एक स्केल है, और इस स्केल में इसके मैग्नीट्यूड को,
इसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, जो कि जिसका नाम दिया गया है रिक्टर स्केल, इसका नाम दिया गया। और इसमें जो वैल्यू जो दी जाती है 0 to 10 के बीच में दी जाती है। यानी कि जब भी आप अर्थक्वेक आएगा तो आप न्यूज में कई बार आप सुनते हैं कि भी अर्थक्वेक आ गया, तो कई बार आपको ये दिया जाता है कि भी जैसे अभी दिल्ली में रिसेंटली 2 अर्थक्वेक आए थे, तो दोनों ही अर्थक्वेक 3 के समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि 3 के अराउंड ये अर्थक्वेक का स्केल आया था। यानी कि जो कि ज्यादा डेंजर नहीं हुआ था, ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं हुआ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन ये इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, यानी कि 7, 8, 9, इट मीन डैमेज होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाती है, ये बात बोली जा रही है। अच्छा, अभी ये डैमेज के बारे में जो मेजर किया जाता है, ये रिक्टर स्केल से मेजर नहीं किया जाता, बल्कि ये मेर्केली स्केल से मेजर किया जाता है। और मेर्केली स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो 1 से 10 की ना देकर के इसमें दी जाती है 1 से लेकर के 12 के बीच में दी जाती है। ठीक है, जिससे ये मेजर किया जाता है कि विजुअल डैमेज कितना है, यानी कहने का मतलब है कितना नुकसान लोगों का हुआ है। ये कैसे पता लगेगा, इस स्केल से पता लगता है। ठीक है, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका जो ऑप्शन डी है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स इज आल्सो निकनेम्ड एज रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 21 जून को, यानी कि जो योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, उस दिन सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स था। सोलर इक्लिप्स की कंडीशन ये होता है, जैसे ये सन है सपोज, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हो गया, और बीच में अगर मून आ जाता है तो इसे बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशन अगर बन जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इस कंडीशन को, यानी कि सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि ये होता है जिस पोर्शन में मून आ रहा है उतने पोर्शन में हमारी हमारे प्लैनेट पे अंधेरा रहेगा। यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से यहां पे अंधेरा रहता है, यानी कि सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं आ सकती। अच्छा, इसमें भी कई तरह की कंडीशन है कि भी कई बार स्केल के ऊपर रहता है, कई बार स्केल के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई रिंग ऑफ फायर किस वाले इक्लिप्स को बोला जाता है, यानी सोलर इक्लिप्स की जो टाइप है उसमें रिंग ऑफ फायर किसको निकनेम किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपको जो दिया गया है उसमें देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए में आपको दे रखा है कि पार्सल सोलर इक्लिप्स जो होता है उसका नाम रिंग ऑफ फायर है। बी में आपसे बोला जा रहा है टोटल सोलर इक्लिप्स जो है उसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और सी में आपसे बोला जा रहा है एंगुलर सोलर इक्लिप्स जो वो होता है उसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स जब होता है उसे हम बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर किस टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स को बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चारों थे, चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है किस तरह से, तो इस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन और आंसर बताइए क्या सही हो सकता है इसका। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थ पे हैं और जैसे ये हमारे पास क्या है, ये सन है, तो मून कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से ये एरिया कवर हो गया, ये जो एरिया जिसे मैं शेड कर रहा हूं ये कवर हो गया, और जो ये व्हाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये रिंग जैसा बन जाता है। तो जब ये रिंग बन जाता है, इस तरह की फॉर्मेशन जब हो जाती है, यानी कि सूरज आपको पूरा नहीं दिखता, बस उसका रिंग दिखता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और ऐसा जब होता है जब सूरज क्या नाम है, सन, अर्थ और मून तीनों जब एक ही लाइन पे, यानी कि जो एंगुलर जो हो जाते हैं तीनों एक ही स्केल पे हो जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, सन, ये जो जैसे मान लीजिए ये आप हमारा अर्थ है, ये मून है और ये सन है। ठीक है, ये है तो ये एक एंगुलर पे, पर एक प्लेन पे नहीं है। प्लेन कैसा हुआ, प्लेन तो ऐसा होना चाहिए था, बट इस तरह से नहीं है, ये ऊपर नीचे, मतलब एंगुलर वैल्यू इनकी सेम नहीं है। बट कई बार क्या होता है, जब ऐसा हो जाता है कि भी एक ही एंगुलर वैल्यू भी सेम हो इनकी और एक ही लाइन पे हो, यानी कि जैसे मान लीजिए सन, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे ये देखिए ये सन है, ये मून है और उसके बाद ये हमारा अर्थ है, यानी कि ये तीनों एक ही लाइन पर है और एंगुलर वैल्यू भी सेम है, यानी कि एंगुलर भी क्या 180 बन रहा है पूरा प्रॉपर, बन तो यहां भी 180 रहा है।
ठीक है, लेकिन ये एक प्लेन पे नहीं आ रहा है, ये आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, थोड़ा तिरछा सा हो रहा है, लेकिन ये प्लेन एक ही प्लेन पे बन के आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उसे हम एंगुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, यानी कि वो फॉर्मेशन किसका कर देता है, रिंग ऑफ फायर, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बन जाता है। ये जो डायग्राम मैंने ये पहले जो आपको दिखाया ये वाला डायग्राम, तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को हम कहते हैं एंगुलर सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं, या फिर निकनेम जो दिया गया रिंग ऑफ फायर दे देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ एंगुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च सत्यभामा पोर्टल रिसेंटली। अभी इस क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछा जा रहा है आपसे कि सत्यभामा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और सी में ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और लास्ट ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और बताइए कि भाई ये सत्यभामा पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया सत्यभामा, इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। माइंस का मतलब है जो खुदाई उदाई का काम होता है, कोयला वैला जो निकालते, जो मतलब जमीन के अंदर या हमारे जो सरफेस एरिया को जो मतलब निकाला जाता है, माइनिंग वर्क जो होता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। सत्यभामा का यहाँ पे जो मेन मतलब ये है कि भी ये साइंटिफिक, ये हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर ये क्या नाम है, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि अभी आपने सुना होगा कि पीएम साहब ने, यानी प्रधानमंत्री जी हमारी कंट्री को ये बताया कि हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, कहीं और से हमें कुछ इंपोर्ट को बंद करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। और उस आत्मनिर्भर भारत के ही अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है ये सत्यभामा पोर्टल, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। बाकी इसके डिटेल थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। इस पोर्टल को जो डेवलप किया गया है, इस पोर्टल के बारे में अगर बात करें, इसे डिजाइन डेवलप जो किया गया है वो डेवलप किया गया है हमारी कंट्री में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि NIC ने इसे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। इट मीन्स ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हॉर्सबोर क्रेब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कुछ केकड़े जो होते हैं, जो क्रेब जो होते हैं, जो कि घोड़े यानी हॉर्स की नाल यानी कि उस शेप में जो केकड़े होते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी उसके बारे में यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिगार्डेड एज ए मरीन लिविंग फॉसिल, यानी कि ये जो स्पीसीज है ये मरीन एरिया जो है वहां पे पाया जाता है, इसके बारे में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एंडेमिक स्पीसीज टू द कोस्टल वाटर ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो एक वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाता हूं। तो जैसे ये साउथ का जो हमारे कंट्री का मैप आ जाता है कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया और इधर गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात हो गया, ऊपर गुजरात के ऊपर राजस्थान और फिर इंडिया वो दिल्ली वगैरह JNK और इस तरह से पूरा मैप हो जाता है। पर हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कोस्टल एरिया की बात करनी है। तो ये जो कोस्टल एरिया जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसे तो ईस्टर्न कोस्ट आप बोल सकते हो और इसे वेस्टर्न कोस्ट बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जो ईस्टर्न एरिया यानी कि इधर वाला जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ जो वाटर एरिया यानी ओशन से जो कनेक्टेड है कोस्टल एरिया जो है, इसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाती है और ये एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में से डाला गया है, ठीक है। अब आप ये बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यह फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि ये जो एक तरह से लिविंग फॉसिल है, ठीक है। और ये जो बोला जा रहा है कि ये क्या है कि ये एक तरह से फॉसिल है और ये कहां पे पाया जाता है,
ये कोस्टल एरिया में तो पाया जाता है, ये बात भी सही है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो एक तरह से इकोसिस्टम, हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये छोटे छोटे स्पीसीज, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट पे है, नहीं भाई ये गलत हो गया। यानी कि जो मेन फोर जो इसकी जो एरिया जहां पे ये स्पीसीज पाई जाती है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अमेरिका हॉर्सबुक क्रेब, यानी कि इसके टाइप्स कौन कौन से, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड बोला जा रहा है ट्राइब स्पाइन हॉर्स क्रेब, सेकंड ये है, थर्ड ये बोला जा रहा है कोस्टल हॉर्स क्रेब, और फोर्थ बोला जा रहा है मैंग्रोव हॉर्स क्रेब केव। यानी कि ये बोल सकते हैं आप कि ये जो आपसे बोली जा रही थी ना कि हमारी कंट्री के ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, ये गलत है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि ईस्टर्न एरिया में स्पेसिफिकली आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का जो कोस्टल वाटर एरिया है वहां पाया जाता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक आप नहीं कर सकते कि भाई ईस्टर्न कोस्ट पे। यानी कि इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पाया कहां जाता है तो आप कह सकते हैं इंडिया के जो कोस्टल एरिया है वहां पाया जाता है वाटर में, साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पाया जाता है, और चाइना और जापान का जो कोस्टल एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। यानी कि ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा टोटल करेक्ट नहीं है, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और हर क्वेश्चन की तरह जैसे यूजुअली आप यूज्ड टू हो गए इस टाइप की क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा जाता है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में ये ऑप्शन में बोला जाता है सेकंड करेक्ट है, सी में आपसे बोला जाता है दोनों करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए ठीक है, पहले एक बार ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें है क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें तो इसके बारे में बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। यानी कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है किसके बीच में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ एशिया स्पेसिफिक एरिया। यानी कि जो एशिया स्पेसिफिक रीजन जो है, इस रीजन में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसके बीच में ये एग्रीमेंट है। और ये अपने तरीका का ये आप बोल सकते हो कि भाई ये सिर्फ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो उसके बीच का ये एग्रीमेंट है। फर्स्ट ये बोला जा रहा है, और ये फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड का अंदर ये होता है कि कोई भी बैरियर नहीं लगाता किसी भी के गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी जो जैसे जिन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, अब ये आप बोल सकते हो। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज प्रीवियसली नोन एज द बैंकॉक एग्रीमेंट। यानी कि इस एग्रीमेंट का जो पुराना नाम है उसका नाम भी बोला गया कि ये बैंकॉक एग्रीमेंट है। पर ये ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिस सिटी में साइन होते हैं उस सिटी के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। हो सकता है ये बैंकॉक में साइन हुआ होगा इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, बैंकॉक एग्रीमेंट। जो भी हो, आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया कि भी स्टेटमेंट का जो पुराना नाम है ये आल्सो नोन एज, या ये प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि साइन किया गया था 1975 में। ठीक है, ये कहां साइन किया गया था, बैंकॉक में साइन किया गया था, तो इसलिए इसका नाम है बैंकॉक एग्रीमेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों आप समझ लेते हैं। इसमें ये बात जो बोला गया था, ये जो एग्रीमेंट है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, नहीं, ये गलत हो गया। बल्कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस किस के बीच में, जैसे अब ये कंट्री का नाम देखिए, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इट मीन साउथ कोरिया भी आप बोल सकते हो, साउथ कोरिया, लाओ, पीडीआर और फिर श्रीलंका। ये कुछ कंट्री है जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये साइन किया गया। इंडिया, चाइना तो वैसे भी आप किस कैटेगरी में आते हैं, डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के बीच में इस एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इस एग्रीमेंट का जो पुराना नाम है बैंकॉक एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि ये बैंकॉक सिटी में साइन हुआ होगा इस वजह से। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि कितने क्वेश्चन को आपने सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई इसकी प्रैक्टिस करिए और उस टॉपिक को रिवाइज करिए जिसके आंसर आप सही नहीं दे पा रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और हाँ, मेरे लिए आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेंबर में शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।